बिहार चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। तभी तो चिराग पासवान ने सीटों का नया टारगेट देकर अपना रुख साफ कर दिया है। तो वहीं जेडीयू की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन में रहने या छोड़ने को लेकर कोई भी स्वतंत्र है। ऐसे में अपनों के साथ ही सत्ता पक्ष को विरोधियों का तंज भी झेलना पड़ रहा है। बिहार चुनाव से पहले सीटों का पेंच उलझता जा रहा है। बात सत्ताधारी एनडीए की कर रहे हैं, जिसकी सहयोगी एलजेपी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तभी तो पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय ये किया गया कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी होगी। जेडीयू के खिलाफ पार्टी का ये सख्त रवैया है। तय ये भी किया गया कि जरूरत पड़ने पर जेडीयू के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। मांझी को टारगेट नहीं करने की भी रणनीति बनी है। चिराग ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। सीटों के टारगेट को लेकर जेडीयू को कड़ा संदेश दिया तो नीतीश की पार्टी की ओर से भी वैसा ही जवाब दिया गया। साफ कर दिया गया कि एलजेपी के साथ तो जेडीयू का गठबंधन कभी था ही नहीं। किसी को गठबंधन छोड़ना है तो वो स्वतंत्र है। हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक स्वर से कई अवसरों पर नीतीश जी के विश्वासी नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, तो जो दल, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के, सर्वमान्य राष्ट्रीय नेताओं के, सबसे बड़े नेताओं के कहे जाने के बावजूद भी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। केसी त्यागी ने सियासत का कड़वा घूंट पिलाने की कोशिश एलजेपी को की तो पार्टी की ओर से बेहद ही सधा हुआ जवाब दिया गया। बात प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तक की गई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है उनके साथ हम हैं। एलजेपी के टारगेट को यदि समझा जाए तो मतलब यही निकलकर सामने आता है कि जेडीयू को बिहार की सियासत में सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए में रहकर भी चुनाव में अधिक सीटें लेने की कोशिश का ये टारगेट हिस्सा हो सकता है। साथ ही 143 सीटों पर तैयारी केवल पार्टी की मजबूती का दिखावा भर है। तो वहीं एनडीए में मचे घमासान के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज है और एक दूसरे को हैसियत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। तो में पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत। ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान जारी है। क्या मांझी की एंट्री ने सहयोगी एलजेपी को नाराज कर दिया है या फिर चिराग के तेवर से क्या नीतीश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा गठजोड़ और तेरा गठजोड़ वाली सियासत बिहार में तेज जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं लालू के समधी चंद्रिका राय ने आज खूब सियासी तीर चलाए। चंद्रिका राय ने इस दौरान इशारों में यह भी साफ किया कि इस बार भी यादवों का रुझान एनडीए की तरफ होगा। चंद्रिका राय ने कहा कि अगर उनकी बेटी ऐश्वर्या चाहेगी तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ हसनपुर से चुनाव लड़ सकती है। चंद्रिका राय से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कल मुख्यमंत्री ने आपका हवाला देके, आपके पिताजी का हवाला देके, आपकी बेटी का हवाला देके लालू परिवार को बड़ा हमला बोला है। क्या वाकई ऐसा है कि यादव के भी नहीं सोचते लालू यादव? नहीं, जितना कई वर्षों से है लालू यादव, अब देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उन्होंने यादवों के नाम पर शोषण करने का काम किया और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा और परिवार के आगे कुछ सोचने का काम। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग जो कि पुराने
संस्कारी लोग हैं, वो लोग अलग हटते गए इनसे, लालू जी से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। तो सर इसका चुनाव पे कितना असर पड़ता है देख रहे हैं? क्या यादव का रुझान जेडीयू की तरफ हो सकता है? देखिए, आपने पिछला लोकसभा चुनाव देखा होगा, उससे साफ प्रतीत होता है कि यादवों में, विशेषकर यादव जाति के लोगों में आपने देखा होगा कि हर एक जगह वोट टूटने का काम किया था। कहीं 20%, तो कहीं 25% और कहीं कहीं तो 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत टूटने का काम किया था, और भाजपा जेडीयू की तरफ जाने। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन सर आरजेडी परिवार, खासकर लालू परिवार का ये दावा है कि यादव उनको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कुछ यादव ने तो छोड़ दिया पिछले बार लोकसभा, आप देखे होंगे कि एक भी सीट नहीं आया। मैं स्वयं भी लड़ा था, तो एक भी सीट नहीं आया। कहीं कहीं तो 3 लाख 4 लाख यादव की सीट पर 3 लाख वोट से हारने का काम हुआ। तो उनके कहने और नहीं कहने से क्या मतलब है? इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार भी वही होगा, कमोबेश वही होगा। सर तेजप्रताप ने हसनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब उन्होंने ऐलान किया है तो किया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इट्स अ फ्री कंट्री, जिसको जहाँ से लड़ने का मन है लड़ सकता है। तो क्या इस बार के खिलाफ लड़ेंगे? अभी अनाउंस तो करने दीजिए, जाने दीजिए, नॉमिनेशन तो फाइल करने दीजिए, तब तो पता चलेगा। अगर इस बार चाहती है चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हसनपुर से लड़ेंगे? नहीं, मैं आपको ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो चाहेंगे तो लड़ेंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे। चुनाव से पहले आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने पर चर्चा हुई। बैठक में तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल नहीं हो सके। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब ने ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। तो आलोक मेहता और जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली। इसलिए इस नीतीश कुमार को आप थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी से अलग न समझे। क्या इस देश का और इस राज्य का ऐसा स्वरूप है, स्ट्रक्चर जो सेक्युलर स्वरूप है, जो संविधान का स्वरूप है, उसके मूलभूत आधार पर कुठारघात करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। हार का सिलसिला खत्म करो, हार का सिलसिला खत्म नहीं होगा तो हम सबों का अस्तित्व आज खतरे में है। होने कोई मतभेद, कल हो जाएंगे उनके फैसले, दूर हो जाएंगे, लेकिन इस बार चुनाव ख्याल कर लेना, संवाद विहीन चुनाव होने जा रहा है। 3 दिन की पूछताछ के बाद आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद एनसीबी ऑफिस से बाहर निकलती हुई रिया ने मीडिया को एक हाथ हिलाया। आज शाम 7:30 बजे रिया को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। रिया की यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। एनसीबी ने रिया के 3 दिन के बयान को एनडीपीएस एक्ट में लिया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसके बाद रिया अपने बिल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शोविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसा है। शोविक जहां ड्रग्स मामले में पहले से ही एनसीबी की कस्टडी में है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद रिया मेडिकल के लिए सायन अस्पताल रिया को ले जाया गया। यहां पर रिया का कोरोना टेस्ट भी किया गया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिया का भाई शोविक और सुशांत का स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहले से एनसीबी की कस्टडी में है। आज रिया से शोविक और मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ड्रग्स मामले में रिया समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून से किसको कौन बचा सकता है? बड़े बड़े लोग गए हैं जेल इस देश में, कानून से कौन किसको बचा सकता है? लेकिन कौन बचाने की कोशिश कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। कोई किसी को बचा नहीं पाएगा इस केस में, इतना मैं कह सकता हूं। तो इस जांच एजेंसी के माध्यम से आज रिया चक्रवर्ती तो विषकन्या साबित हो गई। दूसरी बात है, और जांच होने दीजिए, जो हमने कहा था कि यह लड़की जो है एक तरह से सुपारी किलर है, जिस तरह से प्यार के जाल में फंसा करके इसको हत्या करवाने का काम किया, और आज ने कल दिखेगा वह भी साबित होने का काम करेगा। ये ड्रग्स का रैकेट चला रहे थे ये लोग, और मैं समझता हूँ इस कदम का पूरा देश स्वागत कर रहा है। अभी तो सीबीआई ने कुछ नहीं किया है, तो एनसीबी ने किया है। और जिस तरह का जांच में रिया चक्रवर्ती का, इसके भाई का ड्रग रैकेट से जो रिश्ता आया है, वो तो हैरान कर देने वाला है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का आदत लगाने का काम करती थी, और उन्होंने इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त होने के कारण उनका जो शुरू से भूमिका रहा है और अभी तक जो भी जांच हुई है
उसमें खुलकर आई है कि उनकी अहम भूमिका है और इसकी एनसीबी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल है और बिहार में धड़ल्ले से हथियार की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है। अवैध असलहों के लिए बदनाम मुंगेर की तो बात ही छोड़ दें, राजधानी से सटे इलाकों में भी मिनी गन फैक्ट्री चल रही है। एसटीएफ ने पटना के खुसरूपुर और खगड़िया में छापेमारी की, जहां हथियार बना रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए। बिहार में मौत की फैक्ट्री का खुलासा, चापाकल की फैक्ट्री में बन रहा पिस्टल, लॉज में बंदूक की फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री में पुलिस की गहमा गहमी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक एक चीज को पुलिस वाले बड़े ही बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल इस फैक्ट्री नुमा कमरे में मौत का सामान बनाया जा रहा था। जी हां, ये मौत की फैक्ट्री है। पटना से सटे खुसरूपुर के इशूपुर में हैंडपंप बनाने की फैक्ट्री में पिस्टल बनाए जा रहे थे। आमतौर पर हथियार तस्कर चोरी छुपके इस तरह का काम करते हैं, मगर यहां तो राजधानी से सटे फैक्ट्री लगाकर कारीगरों को बहाल कर मौत का सामान बनाया जा रहा था। एसटीएफ की टीम जब यहां पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें मुंगेर या उसके आसपास के इलाकों से आती थी। पुलिस ने मौके से जहां 30 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर बरामद किया, रिवॉल्वर बनाने के सामान, हथियार बनाने वाली मशीन जब्त किया गया। अवैध गोरखधंधे से जुड़े 4 कारीगरों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। चापाकल फैक्ट्री के नाम पर अवैध हथियार बनाया जा रहा था। पैगंबरपुर निवासी मधुसूदन यादव की जमीन पर चापाकल फैक्ट्री थी। मधुसूदन यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब कारीगरों से पूछताछ के आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है। बात सिर्फ पटना की नहीं, खगड़िया में भी मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। टेबल पर दिख रहे मौत के सामान को रहीमपुर गांव से जब्त किया गया। वहां एक लॉज में एसटीएफ और मुफस्सिल थाने की पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने का सामान भी मिला। यहां से 28 अर्धनिर्मित हथियार के साथ मिनीगन फैक्ट्री का मुख्य संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम और मुफस्सिल थाना, खगड़िया का मुफस्सिल थाना है, उसकी टीम ने मिलकर के एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, सक्सेसफुल उद्भेदन किया है, जिसमें से जो है छापामारी की गई। एक टीम बना करके पटना एसटीएफ और मुफस्सिल थाना की टीम ने संयुक्त छापामारी की, जिसमें 38 अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। खुसरूपुर और खगड़िया के हथियार फैक्ट्री के तार मुंगेर से जुड़े हैं। मुंगेर अवैध हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। पुलिस की सख्ती के चलते धंधेबाज मुंगेर से बंदूक बनाने की फैक्ट्री को दूसरे जिलों में शिफ्ट कर चुके हैं। अलग अलग जिलों में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो रहा है। सबका तार कहीं न कहीं मुंगेर से जुड़ा होता है, मगर पट्टा में मिली हथियार फैक्ट्री ने पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। खबर वैशाली के महनार से, जहां लावापुर बगनोचा गांव में स्थानीय जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा का काफिला पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीण उग्र हो गए और इलाके का विकास नहीं करने को लेकर विधायक और उनके समर्थकों को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। लोगों की शिकायत के बीच विधायक जी गाड़ी में ही बैठे रहे और फिर ग्रामीणों के उग्र होने पर वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। इस दौरान वहां अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।